दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी को किस बात का डर है? संसद भवन से महज 100 कदम की दूरी पर वह अपने सांसदों से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं और आने वाले वक्त की रणनीति बतलाते हैं और कांग्रेस पर सीधा हमला करते हैं। लेकिन वह संसद भवन में नहीं आते हैं और 100 कदम की दूरी से ही वह वापस लौट जाते हैं। महीने भर पहले प्रधानमंत्री मोदी ही अमेरिकी पार्लियामेंट में समझाकर आए कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र बसता है, यहां की रगों में लोकतंत्र दौड़ता है। लेकिन उसी बात को वह पार्लियामेंट में, वह भी भारत की संसद में, क्यों नहीं कह सकते हैं? और अमेरिका की एक पत्रकार के सवाल का जवाब, जो अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे हमले, उनके अधिकार और उनकी अभिव्यक्ति को लेकर पूछा गया, उसका जवाब भी तो प्रधानमंत्री ने समूची दुनिया के सामने यह कहकर दिया कि लोकतंत्र हमारे डीएनए में है, हम संविधान के हिसाब से चलते हैं और हम तो सबका साथ सबका विकास सोचते हैं। इन्हीं बातों का जिक्र वह भारत की संसद में क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या वाकई भारत के भीतर की ऐसी परिस्थिति है और खास तौर से मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसका अंदेशा समूची दुनिया को है, लेकिन क्या मौजूदा मोदी सत्ता को नहीं है? या मोदी सत्ता को इस बात का अंदेशा हो चला है कि वह जो भी कहेंगे वो शायद सच से कोसों दूर होगा? सामान्य तौर पर कोसों दूर तो मणिपुर है, जहां के हालात कितने बदतर हो चले हैं, अब वो टेलीविजन स्क्रीन पर या सोशल मीडिया में गाहे बगाहे अलग अलग तस्वीरों के जरिए रेंगने लगे हैं। और उन तस्वीरों को देखकर, उन चेहरों को देखकर, वहां की आगजनी को देखकर, वहां की कानून व्यवस्था को देखकर, वहां की राज्य सरकार की भूमिका को देखकर और इन तमाम परिस्थितियों में दिल्ली की स्थिति को देखकर कैसे पार्लियामेंट का वो भाषण जो अमेरिका में दे दिया गया, उसको क्या वाकई भारत की संसद में मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ दोहरा सकते हैं? जिस पत्रकार ने सवाल पूछा था, आज बात वहीं से शुरू की जाए, क्योंकि एक एक बात, जिन बातों का जिक्र आज प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों के बीच यह कहकर किया कि इंडिया शब्द का मतलब क्या कुछ होता है और इंडिया शब्द लगाने से कोई इंडिया हो नहीं जाता है, क्या क्या कह गए, किस किस रूप में कह गए। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, सिर्फ एक महीने पहले अमेरिका में एक पत्रकार ने पूछा था कि आपकी सरकार ने धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों व व्यक्ति की आजादी की रक्षा के लिए क्या कदम आप उठाएंगे? तो इस पर प्रधानमंत्री का खुले तौर पर जवाब था, मुझे आश्चर्य होता है जब आप कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र है। लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं? भारत के लोकतंत्र तो भारत के लोगों के डीएनए में बसता है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना उम्र के आधार पर, ना भूभाग के आधार पर। क्या इन बातों को भारत की संसद में प्रधानमंत्री दोहरा नहीं सकते हैं? क्या मणिपुर एक अलग भूभाग के तौर पर देखते हैं? क्या वहां पर जो चर्चों को जलाया गया, सैकड़ों चर्च जला दिए गए और जितनी बड़ी तादाद में वहां पर कुकी और मैत्री जनजाति के बीच के संघर्ष की स्थितियों ने इतनी मोटी लकीर खींच दी है कि कानून की लकीर उसके सामने दिखाई ही ना दे। लोग घरों से ज्यादा बंकर में रह रहे हैं, हर के पास स्निफर राइफल है, गोलियां ज्यादा हैं बनिस्पत रोटियां कम हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था नहीं, लेकिन हथियार खुलेआम रेंग रहे हैं, खुले आसमान तले सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या दिल्ली इन बातों का जिक्र अलग से करते हुए कह सकती है कि जी नहीं, लोकतंत्र तो हमारी रगों में है और धर्म के आधार पर बिल्कुल नहीं, जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं? ये सारी परिस्थितियां क्या पार्लियामेंट के भीतर कही जा सकती है? और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री के बात का एक महत्व होगा, क्योंकि वह सर्वोच्च पद पर बैठे हैं। और शायद इसीलिए मणिपुर पर वो क्या जवाब देते हैं, इस जवाब को सुनने के लिए समूचा देश बेचैन है। सवाल विपक्ष का नहीं है, उस इंडिया का नहीं है जिस इंडिया नाम के आश्रय 2024 के चुनाव को प्रभावित होना है, लेकिन 2024 का चुनाव और इंडिया शब्द प्रधानमंत्री को कैसे कचोट रहा है, आज यह भी खुलकर सामने आ गया।
लेकिन उस किन शब्दों का इस्तेमाल किया उससे पहले दो तीन बातें समझ लीजिए। मणिपुर से जो रिपोर्टिंग हो रही है उसने चार बातों की दिशा में सीधे सीधे उंगलियां रख दी हैं। पहली स्थिति यह है कि लोग अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं। अपनी सुरक्षा का मतलब है कि जगह जगह विलेज प्रोटेक्शन ग्रुप बने हुए हैं, लोग बंकरों में रह रहे हैं, हथियार से अपने आप को कवच बनाए हुए हैं कि किसी भी तरीके से अगर स्थिति आ जाए तो ऐसी स्थिति है जहां पर गोलियां खूब चलती हैं। तो क्या यह युद्ध स्थल हो चला है? यह सिविल वार की स्थिति है? यह कौन सी स्थिति है? कौन इसे परखेगा? किस रूप में परखेगा? बच्चों के लिए दूध नहीं है, कैसे किस रूप में रोटियां मिल जाएं इसकी व्यवस्था हो नहीं पा रही है। एक पत्रकार ने जानकारी दी कि वैली से पहाड़ी तक, यानी वैली में वहां पर मैत्री रहते हैं और कुकीज पहाड़ी पर रहते हैं, इन सब के बीच 4 जगह सेना के चेक पोस्ट हैं, 3 जगह पुलिस के चेक पोस्ट हैं, लेकिन 8 जगहों पर विलेज प्रोटेक्शन ग्रुप के चेक पोस्ट हैं। उसको क्रॉस करके ही आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो क्या यह कहा जाए ऐसी स्थिति वाकई आ गई कि कुकी मणिपुर में सेफ नहीं, मैतई मिजोरम में सेफ नहीं, मिजो असम में सेफ नहीं, और मेघालय में सीएम के ऑफिस पर हमला हो जाता है, 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो जाते हैं। यह सब कुछ 24 घंटे के भीतर की परिस्थिति है। तो क्या वाकई प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के भीतर कुछ कहने से घबरा रहे हैं? इसीलिए उन्होंने एक नई दिशा में नए तरीके से अपनी बातों का जिक्र करना शुरू कर दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज अपने ही सांसदों के सामने यह तो कहा कि 15 अगस्त आ रहा है, आजादी का दिन, जाइए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और तिरंगा फहराइए घर घर में। लेकिन वह पार्लियामेंट के भीतर इन बातों को आकर क्यों नहीं कहेंगे, इस पर उन्होंने खामोशी बरती। लेकिन यह जरूर कहा, इंडियन लगाने से काम नहीं चलेगा। तो क्या इंडिया शब्द अब उनको राजनीतिक मात देने की स्थिति में आ गया है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो अंदर कहा उसके बाद जो प्रवक्ता बाहर निकल कर आए, उन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी तो इंडिया शब्द था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई जिस पर प्रतिबंध लगाई हुई है बीजेपी ने, उस पर भी तो इंडिया शब्द है, इंडियन मुजाहिदीन जो आतंकवादी संगठन के तौर पर जिसकी पहचान है उसके अंदर भी तो इंडियन है। और उसके बाद प्रवक्ता जब बाहर निकले और पत्रकारों से उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा जो लोग सत्ता चाहते हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं वह ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे नाम रख रहे हैं। यह कल्पना के परे है कि प्रधानमंत्री किसी भारत के भीतर में ऐसी परिस्थितियों का जिक्र कर रहा है और पार्लियामेंट में आकर इन बातों का जिक्र नहीं हो रहा है, अपने सांसदों के बीच हो रहा है। सांसद निकल कर जाएं, पत्रकारों को बताएं, पत्रकार उन बातों का जिक्र करें, लेकिन पार्लियामेंट से प्रधानमंत्री को डर लगता है। उन्हीं बातों को दोहरा पाने की स्थिति में नहीं है जहां पर लोकतंत्र जिंदाबाद के नारे लग जाएं। ऐसी स्थिति क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इसमें भी तो इंडियन आता है और पीएफआई में भी तो इंडिया नाम आता है, लेकिन लोग इससे गुमराह नहीं होंगे। कौन गुमराह नहीं होगा? लोकतंत्र के मंदिर के भीतर लोकतंत्र गायब हो चला है और वहां पर बाखूबी वहां स्पीकर बैठकर इस बात का जिक्र करते हैं, अनुशासन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी लोकतंत्र हो या ना हो, लेकिन अनुशासन होना चाहिए। यह एक नई परिस्थिति इस देश के भीतर, पार्लियामेंट के भीतर और बाहर पहली बार खुले तौर पर नजर आ रही है। बाहर का मतलब यहां पर पार्लियामेंट्री एनेक्सी है जो 100 कदम की दूरी पर है, जहां आज प्रधानमंत्री पहुंचे थे लेकिन पार्लियामेंट वो नहीं आ पाए। इसके जवाब में वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत साफ तौर पर कहा कि मणिपुर में बच्चियों से रेप हो रहा है, वो हिंसा की आग में जल रहा है। हम मणिपुर की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे शब्दों से कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद पार्लियामेंट के भीतर पीयूष गोयल भी खड़े हुए, उन्होंने भी जवाब देना शुरू किया और उन्होंने कहा कि मणिपुर के साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बंगाल में जो हो रहा है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। सवाल है प्रधानमंत्री फिर भी क्यों नहीं पार्लियामेंट आ रहे हैं, जिन बातों का जिक्र सांसद और मंत्री उनके कर रहे हैं। 51 नोटिस दिए गए हैं, इसमें स्थगन प्रस्ताव लोकसभा के भीतर मणिपुर की चर्चा को लेकर भी है और राज्यसभा में रूल 267 के तहत जो नोटिस दिए गए हैं 27 नोटिस, उस पर लंबी चर्चा का जिक्र है, जिसके बाद वोटिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए, इस बात का जिक्र है। और 176 का मतलब होता है शॉर्ट नोटिस।
11 नोटिस बीजेपी की तरफ से यह कह कर दिए गए छोटी चर्चा कीजिए, लेकिन उसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बंगाल को भी शामिल कीजिए। तो क्या इन पूरी परिस्थिति में क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र यहां इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि भारत के भीतर इससे पहले 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। एक अविश्वास प्रस्ताव 2018 में मोदी सरकार को लेकर भी आया गया था, हालांकि वो गिर गया, लेकिन इससे पहले कई अविश्वास प्रस्ताव भी गिर चुके हैं। लेकिन इससे पहले याद कीजिएगा तो कोयला स्कैम को लेकर भी अविश्वास प्रस्ताव आया था, धर्मनिरपेक्षता के सवाल तक को लेकर लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव। और इस फेरिस्त को अगर आप समझना शुरू कीजिएगा तो 3 अविश्वास प्रस्तावों का जिक्र होना चाहिए। मोरारजी देसाई को पद छोड़ना पड़ा था, जब उनको इस्तीफा देना पड़ा वो समझ गए अब उनकी सरकार चली जाएगी। यह 1978 का वाकया है। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए ही मोरारजी देसाई को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 एक वोट से हार गए थे और उनको कुर्सी छोड़नी पड़ गई थी। जयललिता ने समर्थन तब वापस ले लिया था। और तीसरा नरसिम्हा राव के दौर का जिक्र है, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा घूसकांड हुआ था। 14 वोट के अंतर से जीत तो गए थे, लेकिन वो जेएमएम और घूसकांड ने एक ऐसा काला अध्याय भारत के संसदीय राजनीति के भीतर लिख दिया। लेकिन सारी चीजें पार्लियामेंट के भीतर हुई है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के भीतर आने से कतरा रहा है, घबरा रहा है। तो क्या मणिपुर कोई एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग है, या मणिपुर को क्या राजनीतिक प्रयोगशाला बनाया गया है, या मणिपुर के जरिए समूचे नॉर्थ ईस्ट के भीतर जो 7 सिस्टर्स हैं वहां की परिस्थितियों को देखकर क्या बीजेपी उस पर खामोशी बरतना चाहती है? ये सारे सवाल हो सकते हैं, क्योंकि जब राहुल गांधी ये कहकर जवाब देते हैं कि आपको जो बुलाना है आप हमें बुलाइए, लेकिन हम इंडिया हैं। राहुल गांधी कहते हैं मणिपुर के हर महिला, हर बच्चे की आंखों के आंसू पोंछना चाहते हैं, सभी के लिए प्यार और शांति लेकर आएंगे और हम मणिपुर में इंडिया का जो आइडिया है उसको दोबारा वहां पर रीबिल्ड करेंगे। राहुल गांधी ट्विटर के जरिए कहते हैं या पार्लियामेंट के बाहर कहते हैं, वो पार्लियामेंट के भीतर नहीं है, उनकी संसद सदस्यता जा चुकी है। तो क्या राहुल गांधी अगर संसद के भीतर होते तो स्थिति क्या वाकई आज कुछ और होती? क्या वाकई इसी वजह से इस दौर में सत्ता और सरकार और खुद प्रधानमंत्री घबराने और कतराने लगे हैं? उन्हें पता है कि आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट के जरिए अगर राहुल गांधी की एंट्री पार्लियामेंट के भीतर हो गई तो जो उनकी पूरी रणनीति थी राहुल गांधी को संसद से बाहर रखने की, ऐसी परिस्थिति इस दौर में खड़ी हो जाएगी जहां पर यह सवाल होगा कि सत्ता सिर्फ साजिश करती है। तो प्रधानमंत्री इस दौर में क्यों डर रहे हैं जब राहुल गांधी संसद सदस्य भी नहीं है? तब तो वो आकर कह सकते हैं, लेकिन नहीं। वो जानते हैं कि व्यक्ति का महत्व और उसकी जो क्रेडिबिलिटी और उसकी जो साख होती है वो कभी किसी संस्थान को नहीं खोजती है, वो किसी पार्लियामेंट को नहीं खोजती है। व्यक्ति की महत्ता तो बाहर से ही हो जाती है, चाहे वो महात्मा गांधी का जिक्र कर लें, चाहे जयप्रकाश नारायण का जिक्र कर लें, और एक वक्त लोहिया का जिक्र भी कर लीजिए। अलग अलग दौर में अलग अलग बड़े बड़े नेताओं का जब आप जिक्र करेंगे तो संसद की जरूरत पड़ती नहीं है। और सामान्य तौर पर नियम यह कहता है कि जब संसद चल रही हो तो संसद के बाहर सरकार को कुछ भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन यहां तो खुद प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं। तो आपके पास उपाय क्या है? संसदीय प्रोटोकॉल खत्म हो चुका है। लोकतंत्र की परिस्थितियों में संसद के बाहर जो कुछ भी कहा जाएगा वह कभी भी दर्ज नहीं होता है, लेकिन पार्लियामेंट में कहे गए एक एक शब्द दर्ज होते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट के भीतर बोलने से इसलिए घबरा रहे हैं, कतरा रहे हैं क्योंकि वह एक ऐतिहासिक दस्तावेज में तब्दील हो जाएंगे? और आने वाले वक्त में आने वाली पीढ़ियां जब पढ़ेंगी कि जब मणिपुर जल रहा था उस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में क्या कहा, क्या इस बात से उनको घबराहट है कि आने वाले वक्त में उनको लेकर कौन सी धारणा ऐसी ना बन जाए जिसमें लगे कि उस दौर में एक अंधकार था? क्या ऐसी स्थिति है? और शायद इसीलिए राहुल गांधी के समूचे भाषण को, जिसमें अडानी और मोदी के करीबी होने का जिक्र वह सवाल के जरिए पूछ रहे थे, उस पूरे भाषण को हटा दिया गया कि इतिहास में कहीं ये शब्द दर्ज ना हो जाएं। इन बातों का जिक्र आज इसलिए भी जरूरत की है क्योंकि प्रधानमंत्री अगर पार्लियामेंट के भीतर आकर कहते हैं, हिस्टोरिकली वह अपने आप में एक दस्तावेज होगा,
क्योंकि इस देश की मौजूदा परिस्थितियों में प्रधानमंत्री यकीनी तौर पर कानून व्यवस्था का जिक्र करेंगे। वह किसी ऐसे बयान की तरफ नहीं जाएंगे जो मीडिया को वह दे देते हैं और उसके बाद राजनीति उफान मारने लगती है। क्योंकि जिक्र तो मणिपुर का हो रहा था, लेकिन एक झटके में राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र करके वह निकल गए। अच्छा था उस वक्त उनकी जुबान पे बंगाल नहीं आया, बंगाल को बाद में जोड़ दिया गया। लेकिन राजनीतिक तौर पर पार्लियामेंट के भीतर कहे हुए शब्द क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, हमें लगता है एक क्षण के लिए 2018 में जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, हालांकि वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कितने ढोल पीटे थे अपनी उपलब्धियों को लेकर। हमें लगता है कि एक क्षण के लिए आप उसे सुन लीजिए। इसलिए सुन लीजिए क्योंकि वह 2018 में दिया हुआ भाषण है, जो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखा हुआ है, एनेक्सी में रखा हुआ है, 3 मूर्ति में भी रखा हुआ है। उसके एक पन्ने को टटोलिए जो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण 2018 में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर दिया गया था, और मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री ऐसे किसी भाषण को देने से घबरा रहे हैं कि उसकी उम्र 4 से 5 साल के बाद ही खारिज कर दी जाए। हम सिर्फ उपलब्धियों की परिस्थिति रखते हैं, 2018 में प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे और मौजूदा वक्त में उसका सच क्या है, यह तो आप बाखूबी जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो जिक्र हम कर देंगे। आजादी के 60 साल में 18 लाख करोड़ रुपए लोन दिए गए, बैंकों के जरिए का जिक्र है। लेकिन 2008 से 2014 के बीच में 52 लाख करोड़ रुपए लोन दिए गए, जिसके बाद एनपीए बढ़ने लगा। अब ये लोन दिए गए वाली जो स्थिति है, अगर आप 2014 से 2023 तक के बीच में लोन देने की स्थिति को गिनिएगा, तो यह लोन देना जो 52 लाख करोड़ आप देख रहे हैं, वह 152 लाख करोड़ हो सकता है मौजूदा वक्त में। लेकिन उसके साथ उस दौर में प्रधानमंत्री ने एक चिड़िया बैठाई थी एनपीए की। एनपीए 2014 में 2,40,000 करोड़ का था। मौजूदा वक्त में वो बढ़ते बढ़ते कितने गुना बढ़ गया, और उसके बाद उसमें कितनी माफी के बाद उसको घटाकर किसी तरीके से 8 लाख करोड़ पर अब लाकर खड़ा किया गया है, जहां पर 14 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। तो एनपीए का झूठ उस समय जो बोला गया था वो मौजूदा वक्त में टिकता नहीं है। 5 करोड़ लोग गरीबी से निकाल दिए गए 2018 में, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इस दौर में इस देश में गरीबी बढ़ गई। जो डाटा सरकार के जरिए निकलता है, उसके जरिए और नीति आयोग ने जिस गरीबी का जिक्र किया है, इस देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के जरिए और देश के अलग अलग हिस्सों के जरिए वह गरीबी को बढ़ा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने गरीबी घटा दी थी। 20 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा मिला, 2018 में जिक्र कर रहे हैं। 2023 में आकर खड़े होइएगा तो हो सकता है आपको गिनती करना पड़े कितनों को बीमा सुरक्षा मिला है, और वो संख्या 1000, 2000, 5000, 10,000 जी नहीं, इसके भी नीचे रेंगती है। 8 करोड़ शौचालय बना दिए, यकीनी तौर पर बना दिए, लेकिन कितने शौचालय में पानी है या नहीं है, इस बात का जिक्र तब नहीं किया गया, आज भी नहीं किया जाता है। 4.5 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, जो आज की तारीख में 8 करोड़ से और 12 करोड़ तक के बीच बतलाया जाता है। लेकिन उज्ज्वला योजना में कितना, किस रूप में, सिलेंडर किस रूप में काम कर रहा है, वो है भी कि नहीं, लकड़ियां कहां जलती हैं, कोयला कहां, गोईठा कहां पर, अगर इसको गिनना शुरू करेंगे तो एक झटके में उज्ज्वला योजना आपके सामने अंधेरा परोस देगी। 13 करोड़ को नौकरियां मुद्रा योजना के जरिए। मुद्रा योजना का एवरेज बतलाता है कि इस देश में मुद्रा योजना में एवरेज पैसा लगभग 27,000 रुपए दिए गए। तो 27,000 रुपए में कितनी नौकरियां कोई पा सकता है और कितना रोजगार बना सकता है, ये अपने आप में सोचिए। ये 2018 का भाषण है। उस समय वादा कर दिया गया था 2022 में किसानों की आय दुगनी होगी। ये प्रधानमंत्री का पार्लियामेंट में दिया हुआ भाषण है जो 2018 में दिया गया था। आज भी किसान की आय दुगनी नहीं है, लागत मिल नहीं पा रही है, खुल्लम खुल्ला तरीके से बता रहे हैं। 80,000 करोड़ रुपए में 99 सिंचाई परियोजना का जिक्र था, जिसपे जिन 99 सिंचाई परियोजना का जिक्र था उसमें से चंद सिंचाई परियोजना है जो उंगलियों पर रह सकते हैं, और उसकी संख्या 12 है जो पूरी हो पाई 2018 से 2023 तक के सफर में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 42 अंक की छलांग लगा ली, इनोवेशन अंक में 24 अंक की छलांग लगा ली, और इस देश के भीतर में जो अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है उसमें किसी भी हिस्से में चले जाइए, वो गरीबी हो, वो भूखमरी हो,
वह मीडिया हो, वह बिजनेस हो, सारी परिस्थिति में हम नीचे दर नीचे पायदान पर चलते चले गए। उस दौर में काले धन पर नकेल का जिक्र था, लड़ाई लड़ रहे हैं इस बात का जिक्र था, 2.5 लाख फर्जी कंपनियों पर ताला लगाया गया इसका जिक्र था। लेकिन जब अडानीज की कंपनी का जिक्र आया तो सरकार ने कहा हमें तो पता ही नहीं है। पार्लियामेंट के भीतर दिया गया बयान 2018 के भाषण को सुनिए और उसके बाद की परिस्थिति को सुनिए तो प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट से डर क्या इसीलिए लगता है कि अगर वहां कुछ भी कह दें और वो दर्ज हो जाए तो मुश्किल होगी, और उसके जवाब में अगर सामने वाले ने कह दिया और सामने वाले का मतलब अगर राहुल गांधी होगा तो मुश्किल होगी, क्योंकि राहुल गांधी भी तो लंदन और अमेरिका घूम कर आए। वहां के पार्लियामेंट में उन्होंने चाहे बयान नहीं दिया, चाहे भाषण नहीं दिया, लेकिन उन बातों को ही दोहराते हुए दिल्ली तो पहुंचे और देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने उसी डेमोक्रेसी का जिक्र किया जिस डेमोक्रेसी को रगों में दौड़ाने का जिक्र अमेरिकी पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री मोदी करके आए, लेकिन भारत के पार्लियामेंट के भीतर इस बात का जिक्र वो नहीं कर पा रहे हैं। ये कौन सी स्थिति है? ये डर और खौफ की परिस्थिति के भीतर रविशंकर प्रसाद भी आज उस बैठक से जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई आशा जगाई है। तो क्या आशा खो दी गई थी? और उसके बाद उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है और विपक्ष भी यह समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना, यानी वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना है। सत्ता का जिक्र कोई कर नहीं रहा है, लेकिन सत्ता पक्षी सत्ता का जिक्र कर रहा है। जिक्र मणिपुर का हो रहा है, वहां के हालातों का हो रहा है, बंकर में रह रहे वहां के लोगों का हो रहा है, मुश्किल हालातों का हो रहा है। उस पर प्रधानमंत्री को बोलना तो चाहिए ही। वहां किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता होती तब भी एक सवाल होता, लेकिन वहां तो बीजेपी की ही सत्ता है। और इन परिस्थिति में अगर प्रधानमंत्री नहीं बोल पा रहे हैं और संसद के इर्द गिर्द वो आ जाते हैं और फिर उसके बाद निकल जाते हैं, तो इस देश के भीतर नेहरू के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया, लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ भी आया, इंदिरा गांधी के खिलाफ तो सबसे ज्यादा 15 बार आया, नरसिम्हा राव के दौर में भी 3 बार आया, मनमोहन सिंह के काल में भी याद कीजिए परमाणु समझौता जब उन्होंने अमेरिका के साथ किया था उस वक्त भी आया था, उस समय भी सरकार। लेकिन सारी बहस मुआइस पार्लियामेंट के भीतर हो रही है और वहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी है, लेकिन इस वक्त में सत्ता चाहती है कि प्रधानमंत्री अपने घर में रहे, अपने दफ्तर में बैठे रहे, लेकिन पार्लियामेंट के भीतर वो ना आए और जिसे चर्चा करनी है कर लीजिए। तो गृह मंत्री भी ताल ठोक कर कहते हैं मैं हूं ना, लेकिन इस मैं हूं ना में इस देश की संसदीय राजनीतिक व्यवस्था कहीं घायल होती है। और शायद सबसे बुरी स्थिति है कि जब पार्लियामेंट चल रही है और 100 कदम की दूरी पर अपने सांसदों के साथ इसी संसद को लेकर बहस और समझाने की परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी खुद खड़े हैं, तो फिर वो पार्लियामेंट क्यों नहीं आते हैं? और जो पार्लियामेंट आना चाहता है और जिसकी बात का असर इस देश पर होता है, उस राहुल गांधी को पार्लियामेंट से कैसे बाहर किया जाए, इसका पूरा रास्ता एक बड़े शानदार तरीके से बनाया जाता है। तो क्या अब यह माना जाए कि अगर संसद के भीतर प्रधानमंत्री आते हैं और कुछ कहते हैं तो आने वाले वक्त में उनकी भद तय है? क्या यह कहा जाए कि आने वाले वक्त में अब राहुल गांधी जब पार्लियामेंट में उनकी एंट्री होगी तो उसके बाद सरकार के लिए और बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है? या फिर यह कहा जाए कि क्या वाकई 2024 अभी से मोदी सत्ता को दिखाई देने लगा है? वो आंख मूंदना तो चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रोशनी पहुंचती है और उसे दिखाई देती है कि दरअसल स्थिति नाजुक हो चली है। नाजुक सत्ता से ज्यादा इस देश की, और इस देश की नाजुक स्थिति पर इस देश की मजबूत सत्ता बोलने से क्यों कतराती है, वह भी संसद के भीतर। यह कोई समझे या ना समझे, लेकिन आहट 2024 को लेकर इसलिए हो चली है, कहीं दूसरी तरफ वह इंडिया तो नहीं खड़ा है जिस इंडिया का नाम ले लेकर 9 बरस तक पानी पिया गया। हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।